अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। आज भी होंगी बहुत सारी खबरें, लेकिन इसके साथ साथ जो कल का माहौल रहा वो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जब इंतखाबात का मौसम आता है, जब वादों का मौसम आता है, दावों का मौसम आता है, तो फिर होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। किसके? आपके, मेरे, यानी अवाम के होप्स बहुत हाई कर दिए जाते हैं, ये कहकर कि पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा, ये कहकर कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। हम बड़े इत्मीनान से जाते हैं, अपना वोट उस नुमाइंदे को देकर आते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है, लेकिन वो भरोसा किस तरीके से बेच दिया जाता है, यानी लाखों के नुमाइंदगान कैसे करोड़ों में बिक जाते हैं, इसकी वीडियो मंजर आम पर आई है। यानी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो इमरान खान साहब कहते रहे कि सेनेट इंतखाबात में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो घोड़ों की मंडियां लगती हैं, जो घोड़े इधर से उधर बिक जाते हैं, उससे मुताल्लिक वो कहते थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। मुझे याद है वो बात भी कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट होना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि यूं तो वो तनकीद करते हैं नवाज शरीफ पर, लेकिन वो वाहिद बात थी जिसकी उसने तारीफ की थी, इसकी इमरान खान साहब ने तारीफ की तो कहा था ये होना चाहिए, ये दुरुस्त बात है, ये ऐसा करेंगे तो मामला ठीक होंगे। लेकिन हुआ क्या? 2018 के सेनेट इंतखाबात जिससे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था कि वहाँ पर भी यही मामला सामने आया। अब एक फुटेज सामने आई है, लेकिन ये फुटेज नई नहीं है, ये फुटेज पुरानी है, 2018 की है। और इस फुटेज से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था फुटेज देखी गई है, पैसे देखे गए हैं, बैग्स में डालते हैं, कौन कौन वो पैसे गिन रहे हैं, कैसे कैसे, वो सब उन्होंने देखा था। लेकिन अब जब ये फुटेज सामने आई, उसके बाद कुछ सवाल उठते हैं, और कुछ सवाल वो लोग भी उठाते हैं जो उस फुटेज में देखे जा रहे हैं। एक भाई साहब कहते हैं फुटेज तो फैब्रिकेटेड है, वो कहते हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी के हैं, अली बाजा साहब, वो ये कहते हैं कि फेक है। लेकिन इसके साथ साथ अब्दुल्ला मयार साहब की अगर हम बात करें, वो ये कहते हैं कि तो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से पैसे दिए गए थे और स्पीकर हाउस में दिए गए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इदरीस साहब की, सरदार इदरीस साहब, जिन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हलफ उठाया था कुरान शरीफ पर कि ऐसा नहीं हुआ, वो इस वीडियो में देखे जा रहे हैं। यानी दीन के साथ भी वफादार नहीं हैं, सियासत के साथ भी वफादार नहीं हैं। और जिस वक्त कस्में खा कर कहा था, आज सोच तो रहे होंगे कि उस वक्त जो कस्में खाई थी, आज फुटेज ने सब कुछ सामने कर दिया। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद साहब की अगर हम बात करें, जो वज़ीर कानून थे, क्योंकि इस फुटेज के सामने आने के बाद इमरान खान साहब ने जस्ट इन 4 आवर्स उनको जो है कहा कि अब आप इस्तीफ़ा देना होगा। उन्होंने खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया और उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। सवाल तो ये भी है, जिन्होंने आइन की पासदारी नहीं की, जिन्होंने पार्टी के आइन की पासदारी नहीं की, जिन्होंने कानून की पासदारी नहीं की, वो 2.5 साल वज़ीर कानून रहे हैं। 2.5 साल एक शख्स जो इस काबिल नहीं था, वो 2.5 साल नया पाकिस्तान के उस सूबे में वज़ीर कानून रहा है। सवाल इस पर भी उठते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ कमेंडेबल कि इमरान खान साहब ने ये स्टेप लिया है और वो कहते हैं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। बेचने वाले ने भी गलती की है, ख़रीदने वाले ने भी गलती की है, क्योंकि ज़मीर बेचा भी गया, ज़मीर ख़रीदा भी गया, तो ये हुआ तो गलत। लेकिन क्या अब इस पर फुल स्टॉप लगने वाला है? फुटेज उस वक्त आई है जिस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतालिक अहम समात है। फुटेज उस वक्त आई है कि जब एक दिन बाकी है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी करना है और वो जो पूरा शेड्यूल है सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वो जारी किया जाएगा। एट द सेम टाइम एक तनकीद मैं करना चाहता हूँ इमरान खान साहब के वज़ीर पर भी, रादर कैंटन के बड़े करीबी साथी हैं असद उमर साहब, उन पर भी। असद उमर साहब ने कल एक बात की, हो सकता है कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मंडी इस तरह से ना लगती, या इस तरह से लगती रहती, तो हम 2 सीट्स और ले सकते थे अब होने वाले इंतखाबात में। व्हाट डज दैट शोज़ कि क्या ऐसा हो रहा था, क्या इस तरह से मामला तय पा रहे थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि मामला क्या रहे, सियासतदानों ने क्या कहा और इस मामले के बाद कौन कौन से बयानात सामने आए, आपको दिखाते हैं। वक्त आया बयानबाजी का नहीं, जब वक्त आया हकीकी माने के अंदर इस उसूली मौक़िफ़ को हकीकत में बदलने का, तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन की भी रेट लगने शुरू हो गए। उसको तोड़ने के लिए एक मौसर हथियार जो है वो ये जो इस वक्त तरमीम जिसकी तजवीज़ की गई है, जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की हो, उनको पूरा हक है उतने लोग को मुंतखब करें। सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाए।
रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन के भी रेट लगने शुरू हो गए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जुर्म और सियासत और जमहूरियत जुड़ जाते हैं। कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन। सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। बड़ा गिला था पीडीएम को सेनेट के इलेक्शन के लिहाज से भी किया कि वक्त आया बयानबाजी का नहीं, उसूली मौक़िफ़ को हकीकत में बदलने का। तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की हो, उनको पूरा हक है उतने लोग वो मुंतखब करें। आजकल दावे कर रहे हैं ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है। अपनी फैटर्स के अंदर दिसंबर में क्या हुआ, ये इतनी जो चीखें निकल रही थी ये किधर से आ रही थी? शफाफ इलेक्शन के निजाम के लिए हमारे पास जितना आईनी इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। 20 को पहले फारिग कर दिया था, अगर अभी भी कोई नजर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान उसको भी फारिग कर देंगे। ऑर्डिनेंस इशू करना किसी भी हुकूमत का इख्तियार है। ऑर्डिनेंस जो है ऑपोजिशन के बयान से मुस्तरद नहीं होता है। इस एक फुटेज ने हलचल मचा दी। पहले भी कहा था, अब फिर कहता हूं, फुटेज पुरानी है। इमरान खान साहब को मालूम था क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर चुके थे। जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 में ये बात की थी कि वोट लेने वाले जिस तरीके से पैसे गिन रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात भी कर लेते हैं कि सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो वीडियोज़ हैं उनसे ये वाज़े हो गया है कि जो सियासतदान हैं वो कैसे शर्मनाक तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया था, वो कहते हैं करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग सियासी अशराफिया की घिनौनी साजिश है, ये दास्तान है उसकी। ट्वीट किया कि सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक इन वीडियो से तमाम खदशात वाज़े हो चुके हैं। पता चल गया है कि करप्ट सियासतदान इक़्तिदार में आने के लिए कैसे पैसा खर्च करते हैं और कौमी दौलत लूट कर बैरून मुल्क असासे बनाते हैं। अपोजिशन नहीं चाहती कि पार्लियामेंट मजबूत हो। करप्शन से इक़्तिदार में आने वाला भी करप्शन ही करेगा, ये भी उन्होंने कहा। पीटीआई का मकसद इस सोच, इस करप्शन का जो बाजार है इसको ख़त्म करना है, इस मामले को फुल स्टॉप लगाकर ख़त्म करना है। एंड दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग, इन एक्चुअल ही इज़ डूइंग दैट, कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि वीडियो उस वक्त सामने आई है जिस वक्त मामला गर्म है। ये वीडियो उस वक्त सामने आई है जिस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस तो जारी किया ही गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात का ओपन बैलेट के ज़रिए होना। लेकिन उसके साथ साथ जो आज समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में और कल शेड्यूल जारी होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात से मुतालिक, तो इस वीडियो के ज़रिए चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अगर ये अब नहीं किया जाएगा, इस बाज़ार को अब रोका नहीं जाएगा कि वहाँ पर इस तरीके से काम होता है, तो फिर ये मामला कभी रुकेंगे नहीं। अगर हम ये देख लें कि उबैदुल्ला साहब, या अगर हम बात कर लें उबैदुल्ला मयार के अलावा जो है जो पीपल्स पार्टी के हैं अली बाचा साहब, उनके रिएक्शन की बात कर लें। जब वीडियो सामने आती है उबैदुल्ला मयार साहब तो ये भी कहते हैं कि वो पहले भी इससे मतलब जिक्र कर चुके हैं। वो कहते हैं पैसे लेने की बात पहले कर चुका हूँ, लेकिन अब जो उन्होंने बात की वो कहते हैं स्पीकर हाउस है। वो ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत की मंजूरी से पैसे दिए गए थे, और अगर वो ये बात कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की मंजूरी से पैसे दिए गए थे, फिर तो आपको मुझे हम सबको मिलकर ढूंढना चाहिए उस वक्त के वज़ीर आला को, वो जनाब किधर हैं और उनकी मंजूरी से आखिर हुआ था तो हुआ क्यों था। और परवेज़ खटक साहब से इस बारे में सवाल ज़रूर होना चाहिए कि अगर ये बात की गई है कि आपकी मंजूरी से, हुकूमत की मंजूरी से हुआ था, तो आपका इसमें रिएक्शन क्या है। इसके साथ मोहम्मद अली बाचा साहब पीपल्स पार्टी के हैं और वो कहते हैं ये वीडियो जाली है। अच्छा, इतने मासूम वो वीडियो देखकर कहते हैं ये नोट नहीं है, किताबें रखी हुई हैं, ये भी उन्होंने एक शो में कहा। लेकिन एट द सेम टाइम जिससे भी सवाल हो जो इस वीडियो में था उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि जब गलती होती है उसे छुपाया जा रहा तो ज़बान साथ नहीं देती, ज़बान लड़खड़ाती, और यही ज़बान लड़खड़ाती हुई हमें कल इन अरकान की दिखाई दी। लेकिन एक और इल्ज़ाम लगाया गया है, जो वीडियो में मौजूद लोग हैं वो ये कहते हैं इस वक्त, यानी जो टाइमिंग ऑफ दिस वीडियो है, वो कहते हैं ये है साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या उन्होंने कहा जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये ऐलान तो किया बाचा साहब की जानिब से कि अदालत जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मामला भी हैं, सियासत से ही जुड़े हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। जब हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो उससे मुतालिक भी इमरान खान साहब का मैं जिक्र ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगा, जो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनको भी वोट का हक होना चाहिए। वो भी पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो किरदार अदा करते हैं वो उसको हमें सराहना चाहिए। लेकिन
जब बात हो रही है हमारे बड़े प्यारे पाकिस्तानी जो कि बाहर मौजूद हैं, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, किसके लिए? अपने ख़ानदान के लिए, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, किसके लिए? अपने मुस्तकबिल के लिए। फ़ौरन रेमिटेंस आती है, क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए शाहिद खाकान अब्बासी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो गुफ्तगू की है, उससे उनके दिल दुखे हैं। वो कहते हैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये गैर मुल्की हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठते हैं। ये उन्होंने बात तो कर दी, लेकिन शायद भूल गए उनके अपने बड़े प्यारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, दोहरी शरीयत रखते हैं। उनके बच्चे, वो तो पाकिस्तान की शरीयत रखते ही नहीं है। जब उनसे सवाल होता है कि भैया पैसे लेकर गए थे, कहाँ लगाए, क्या हुआ, तो वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हमसे तो सवाल हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की अदालतें हमें बुला नहीं सकती। उन पर तनकीद करते तो अच्छा लगता, लेकिन तनकीद उन पर की जो कि बेचारे वहाँ जाकर जिस तरीके से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने यहाँ पर बसने वाले ख़ानदान वालों के लिए, उनके लिए ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया जो कि वाकई कंडेमेबल है। क्योंकि अगर करना था तो उन पर करते जो कि आपके करीबी थे, आपके अपने घर वाले, मैं कहूँगा, क्योंकि आपकी अपनी जमात के थे, टॉप लीडरशिप थी। कई अफराद ऐसे दोहरी शरीयत रखते हैं, इलाज करवाने बाहर जाते हैं, घूमने फिरने बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ते बाहर हैं, सब कुछ बाहर करते हैं, सियासत करने पाकिस्तान में आते हैं। उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाते, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठता है जो कि बाहर कमाने गया है। चलिए, ये तो मामला था जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिक्र किया। एक और मामला, और वो भी हमने कल भी इस पर डिटेल से बात की थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, फिरदौस आशिक अवान साहब मुआविन खुसूसी बराए CM पंजाब एज़वेदास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग कहेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक भी आपने एक ट्वीट किया कि एक सीट के लिए इतनी चीखें मारे, लेकिन मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतालिक एक और सवाल करना है। वो कल जिस तरीके से बात कर रहे थे कि किसी का बाप भी उनका एहतसाब नहीं कर सकता, फिरदौस साहिबा, ये क्या रवैया है? क्या कोई शख्स इस तरह कौम के सामने टेलीविजन पर या स्टेज के ऊपर बैठकर ये बात कर सकता है कि किसी की क्या औकात, क्या मजाल के उसका एहतसाब किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब 21वीं सदी के इस दौर में कोई भी शख्स जो है वो उसकी जो भी स्याहकारी है या जो भी उसके काले करतूत है, वो जो मर्जी कर ले, उस पर ना वो छुप सकते हैं, ना उस पर पर्दा डाला जा सकता है। मौलाना का ये कानून को ललकारना, अपने आप को कानून से सुप्रीम करार देना और ये बावर कराना कि कानून मेरे ताबे रहा है, और 40 साल मैंने मुख्तलिफ जमातों के साथ एक इकनॉमिक पार्टनर बन के कानून को जिस तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ज़ात के मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो अब कानून इमरान खान के हाथों आज़ाद हुआ है, तो कानून की जो आज़ादी है वो नागवार गुजर रही है मौलाना साहब के मजाज पे, और वो ये तहैया कर चुके हुए हैं कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे। और चूँकि खुद मैं बाहर हूँ पार्लियामेंट से, तो उस पार्लियामेंट में जहाँ मेरा वजूद नहीं है, और मैं वहाँ पे जो मेरा एक रवायती मजहब के नाम पे ठेकेदारी का निज़ाम था, वो अब ज़मीन बोझ हो चुका है। तो मैं अब चूँकि 40 साल चूँकि सियासत की इस पाकिस्तान में, इसलिए मेरा हक बनता है कि कानून मेरे घर की लौंडी बने, और कानून जो है वो मेरी मर्जी के ताबे हो, ना कि मैं कानून के ताबे हूँ। तो ये वो सोच है जिससे इमरान खान टकरा रहे हैं, ये वो सोच है जिसको शिकस्त देने के लिए PTI पुरज़म है, ये वो रवैया है जिसको मलिया मेट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने चुना है। और ये वो माइंड सेट है जिसने अब तक पाकिस्तान को 73 साल आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसमें शख्सियात मजबूत रही, अदारे कमज़ोर रहे, और इन्होंने हमेशा कमज़ोर अदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अदारे मजबूत हो रहे हैं, और ये नाम नेहाद जो राहज़न है, जो राहबर बन के इस कौम का इस्तेमाल करते रहे, अब ये कमजोर हो रहे हैं। इनकी चीजें सुनाई दे रही बिल्कुल ठीक है। इनकी अब का इस बात की दलील है कि इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, क्योंकि वो यही कहते थे कि ये सब इकट्ठे होकर चीखेंगे, वो हमें नजर आ रहे हैं। फिरदौस साहब, लेकिन एक बात और बताइएगा, अली बाचा साहब ने जो कहा कि फेक वीडियो है, और जिस तरह वो कहते हैं कि पैसे नहीं दिए थे, कि आपके पास ऐसी इतलात है कि 2018 में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास 6 सीटें थी, लेकिन 2 सेनेटर मुंतखब हुए थे, पैसे के बगैर तो नहीं हुए थे? आपको भी मालूम होगा इससे मुताल्लिक कुछ।
देखेंगे वो इस फरसुदा निज़ाम की तलख हकीकतें हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इस सिस्टम को बदलने का एक ही तरीका और एक ही हिकमत अमली है कि आप इसके अंदर रिफॉर्म्स लाएं सही। और रिफॉर्म्स लाएं रूल ऑफ लॉ के जरिए, और रिफॉर्म्स लाएं इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए सही। और लोगों का जो इत्मीनान है सेनेट या दीगर इंतखाबी प्रोसेस में उसको बहाल किया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। और उस ठीक। पार्लियामेंट के अंदर जो अमेंडमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत लेके आई है, आप गवाह हैं कि किस तरह से अपोजिशन ने उनका टेस्ट किया, और क्योंकि वो इनकी सबकी दाल रोटी बंद हो रही थी, इनके अपने दुकानदारी जो है उस पर ताले लग रहे थे, तो इसलिए इन्होंने उस अमेंडमेंट को अपोज किया जी। और जिंदा मुश्ती की और ऐवान को जिस तरह से सर्कस में तब्दील किया। वो बिल्कुल वो हमने देखा जिस तरीके से ऐवान का तकद्दुस पामाल होता है, हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। फिरदौस साहिबा साथ मौजूद थी आप। सेनेटर फैसल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अकेले क्यों बैठे हैं? बस महक को थोड़ी सी छुट्टियां दी हैं कभी कभी छुट्टी दे देनी चाहिए फैसल भाई, लेकिन अच्छा, आप लोग बाकी तो साथी लगता है किधर? बिल्कुल छुट्टी नहीं कर रहे। आप लोग इतना काम कर रहे हैं कि एक मामला आता है सामने, ऑपोजिशन की चीखें निकल जाती हैं, आप लोग फिर भी उस पर तकिया नहीं करते, आप एक और मामला सामने ले आते हैं। ये कर क्या रहे हैं फैसल भाई आप लोग? बस ये ऐसा ही है। और इतना पीछे माजी का 30 साल का इस कदर चीज़ें ख़राब हैं कि हर एक दिन एक नया दिन होता है और नई चीज़ सामने आती है। और खैर, ये जो वीडियो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बंदा कहता है कि मेरा बच्चा जो है ना बड़ा तेज़ है, सही। उसने 2000 रुपया दिया, उसका काम हो गया। ये माजी के हुक्मरानों ने ऐसी चीज़ों को आम कर दिया है। वो भाई फैशन स्टेटमेंट बन गई है, प्राइड की स्टेटमेंट बन गई है। गलत चीज़ें हैं ये। बिल्कुल रिश्वत सही। गलत है, गलत करप्शन है। गलत है। अब ये जब सोसाइटी की नॉर्म्स बन जाए ना, माशरा तबाह होता है। जब हुक्मरान ऐसे आए, आपने देखा है माजी में किस किस्म के हुक्मरान थे, अरबों रुपए की बाय प्रॉपर्टीज बनाई हैं। ये गरीब मुल्कों का वो हाल हुआ है कि 1000 अरब डॉलर सालाना गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में पैसा चला जाता। गरीब क्या करे थे? ये करप्शन। इमरान खान साहब ने जब 96 में पार्टी की बुनियाद डाली, करप्शन पे बात की कि मैं करप्शन के खिलाफ जाना है। किसी को समझ ही नहीं आई है। आप देख लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से सारे मसले हैं वो करप्शन है। और हमें सबको मिलके, मीडिया को, लोगों को मिलके फैसला करना है कि हमने करप्शन का हर सतह से क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इसकी इस वक्त अहम ज़रूरत है। अच्छा फैसल भाई, एक बात तो मुझे और बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ये नहीं देखते कौन कितना करीबी है, उनकी पार्टी में उसका क्या रोल है, वजारत है नहीं है, जो भी सामने आता है इमरान खान साहब नोटिस देते हैं। हमने कल देखा विद इन 4 आवर्स नोटिस लिया गया, हमने देखा वज़ीर कानून को फारिग कर दिया गया। सर सवाल मेरा ये है कि क्योंकि इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब इन्वॉल्व थे, सर क्या ऐसा मामला है? इसको चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है? देखिए जी, ये इल्ज़ामात पहले भी लगे, उन्होंने तरदीद की इनकी और कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। वो जो फिदा हैं, सेनेटर फिदा, वो कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। और देखिए इल्ज़ाम कौन, ये आप वीडियो देखें, इस वीडियो को देख के आप यानी कि वो जिनकी वीडियोस हैं वो इल्ज़ाम लगाएंगे। मतलब हमारा क्या किधर है? और हम फिर उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बात यह है कि हमें सीधी सी एक चीज़ देखनी है, हमें अब एज अ कौम फैसला करना है कि हमने क्या ऐसे ही चलते रहना है या हमने नए पाकिस्तान की तरफ जाना है, यानी कि हमने करप्शन की इस लानत को ख़त्म करना है। इमरान खान साहब, यही तो फ़र्क है। आज आपने बड़ी अच्छी बात की इसी में अंदर कि इमरान खान साहब ने अपनी 20 एमपीएस को फारिग किया ना। बिल्कुल। इमरान खान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात करूंगा हर चीज में, और खास तौर पे करप्शन के ऊपर उनका कोई भी किसी किस्म का कोई वो समझौता नहीं करेंगे किसी से भी। और ये एक मुश्किल चीज भी है फैसल भाई कि अपने करीबी साथी अगर इन्वॉल्व पाए जाए, यानी अपने घर का एक फर्द इन्वॉल्व पाया जाए, उसको किक आउट करना ये बहुत मुश्किल चीज होती है। पब्लिक के पैसे के साथ उसका मिसयूज करना, ये लोग क्यों करते हैं ये सारा कुछ? आज जो बलूचिस्तान के अंदर
50 से 70 करोड़ रुपया बोली चल रही है एक सेनेटर बनने की। और एक आपके सामने है फैसल, मैं आपके साथ अभी प्रोग्राम में हूँ, 4,375 रुपए लगे थे मेरे। मैं तो पूछने सेनेटर वाला था बनने। फैसल भाई आपसे कि आपके कितने पैसे लगे थे, आपने कोई ऑफर तो नहीं कराई थी? 4,300 पता नहीं 4,735 इस तरह कुछ रुपए लगे थे। वो क्यों लगे थे? वो इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराने थे डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रिंट आउट, एक स्टेपलर खरीदा था और पकोड़े खाए थे पेशावर आते जाते, कुछ इस तरह से पैसे लगे थे। तो मैंने वो डिटेल भी जमा करवाई थी। तो ये है नया पाकिस्तान। और मैं पता है क्या, मुझे मेरे सामने ये, क्योंकि हमें पता था हमारे 20 एमपीएस बिके और ये सारा कुछ सामने आ गया, मुझे इतनी अजीब सा लगा। और कि इमरान खान साहब ने, देखे ना, अल्लाह ताला का करम है और इमरान खान साहब का शुक्रिया कि मुझे उन्होंने सेनेटर बना दिया। 4,735 रुपए मेरे लगे। You deserve it, फैसल उधर भाई। 50 करोड़ रुपया लग रहा है जी एक सेनेटर बनने में। 50 करोड़ रुपया, सच अनफॉर्चुनेट। हमें फैसला करना है, हमें ओपन बैलेट करना है, इसको ओपन बैलेट करना है। ठीक। अच्छा फैसल भाई, एक बात और बताएं, इस वीडियो पर ही जो तनकीद हो रही है, और तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो खुद इस वीडियो का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं है। सर, क्या आप शेयर कर सकते हैं कि ये वीडियो क्या कंप्लीट आपने देखी है? दूसरी बात ये कि ये वीडियो एग्जैक्टली क्या स्पीकर हाउस की ही है? क्योंकि कुछ कह रहे हैं ये दो वीडियोज़ हैं, एक डिफरेंट जगह की है। देखिए, ये वीडियो ना मैंने देखी है इससे पहले, ये तो आपके टीवी चैनल्स पे ही चली है। अच्छा। एक चैनल ने ब्रेक की है और वहां से ब्रेक हुई है और फिर फैसल हमने भाई, देखी है। मैं ये मान नहीं सकता कि ये पहली बार देखी गई होगी, बिकॉज 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब एक तरफ इमरान खान साहब के परवेज खटक बैठे हुए थे, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था एक वीडियो हमने देखी है, पैसे लिए जा रहे हैं, बैग्स में डाले जा रहे हैं, सारे चेहरे हमने देखे हैं, और ये एग्जैक्टली इस वीडियो से लिंक होती जा रही है वो बात। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो इमरान खान साहब ने पहली देखी बार थी? देखी है। देखिए, मैं उनसे पूछूं, उन्होंने जो बात की थी बिल्कुल उनको दिखाई गई होगी। देखिए, उनको दिखाई गई होगी और जरूरी नहीं है कि उनको दी गई हो या उनके पास हो। अच्छा। बाकी जो रिलीज की है वो गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं की जी, ये मीडिया पे आई है, मीडिया ने रिलीज की है। और उनसे पूछे सोर्स क्या है और कहां से आई है और इमरान कितनी खान है, लंबी है, साहब को छोटी है, जिसने क्या वीडियो है। दिखाई थी, उन्होंने नहीं पूछा उस वीडियो का, और कंप्लीट वीडियो नहीं ली गई? क्योंकि अब ज़रा कहा जा रहा है फैसल भाई कि वीडियो कंप्लीट नहीं ये है, आप दिखाना देखिए ना, चाहिए। बात सुने, देखें, नहीं 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 नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये तो जिन्होंने पैसे लिए, चोरी सीधा आप छुपाने की देख रहे हैं कोशिश पैसे कर रहे दे हैं रहे हैं। आपकी नज़र वो में। पैसे, ओहो, आप शुएब, आप क्या बात कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप डिस्कशन को लेके? सीधी वीडियो में चीज नजर आ रही है, इसको हमने कंडेम करना है, हमने करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। वीडियो में सब वो पैसे, गड्डियां नजर आ रही हैं, अगले पैसे गिन गिन के डाल नहीं रहे हैं। फैसल भाई, तो किस लिए डाल रहे हैं? मैं फैसल भाई, मतलब मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था फैसल भाई, प्लीज इफ यू अलाउ मी, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ फैसल भाई, क्योंकि वो जो नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, जाहिर है फैसल भाई, हम सबको मिलकर एक्सपोज करना है इन काली भेड़ों को, जाहिर है गवर्नमेंट और मीडिया को मिलकर हर करना है। सतह पे हमें, सर शुएब भाई, बात ये है, वीडियो की लेंथ कितनी है, एडिट हुई है, नहीं, क्या हुआ फैसल हुआ भाई, है, मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कर रहा हूँ कि चीजें। वो जो वीडियो में मौजूद हैं, अगर वो एक बात कर रहे हैं तो उनको चुप तो कराना पड़ेगा, या उनका वो जो एक्सपोज करना है वो तो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Okay. वो ये फोरम नहीं है टीवी पे बैठ के हम क्या, मैं और आप क्या जिरा करें इसके ऊपर। नहीं बिल्कुल, आपकी ये ठीक बात है ना? दुरुस्त है। हाँ, दूसरी बात मैं जो करने, जी, मैं जी। ये कह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों ओपन बैलेट चाहते हैं। सेनेट की इलेक्शन के अंदर हमेशा से, और इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं, पैसा चलता है और करोड़ों रुपए रिश्वत में दिए जाते जी। हैं। और हम क्यों ओपन बैलेट चाहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक उन्होंने है। 1985 में क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके, अच्छा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए ना, हम नेशनल असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए तो ऑपोजिशन। ठीक है फैसल भाई, कथा कलामी की इजाजत, प्लीज साथ रहेगा। इस वक्त वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। शेख साहब, इमरान खान साहब एक बात बार बार करते आए कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो इस तरीके से होने चाहिए। ओपन बैलेट की बात अब की गई, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, और ऐसे टाइम पर ये वीडियो सामने आई कि एक्सपोज हो गए हैं, वो तमाम अफराद एक्सपोज हुए हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन शेख साहब, तनकीद उनकी तरफ से भी की जा रही है कि वीडियो पूरी नहीं है, तनकीद की जा रही है कि सूबाई हुकूमत मुलव्वस थी। लेकिन माशरे की जो गिरावट है वो आज से नहीं है, ऑफिसर से हम दिखते आ रहे हैं। सेनेट तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, उसका रेट बहुत हाई है।
काउंसिल के इलेक्शन लड़ते थे तो उसमें भी वोट बिकते थे, उसमें भी लोगों को डर होता था, दूसरे शहरों में ले जाते थे, उम्रे कराते थे। तो सियासत जो है वो उस मेयार पे नहीं होनी, इसीलिए इमरान खान ने कहा कि ये ओपन मेरिट किया है। जो आदमी सियासी तौर पर अपने मसले पर कायम होता है जी, तो उसको तो कोई डर नहीं होता कि ओपन हो सीक्रेट हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है अब वो खरीदो फरोख्त की तरफ है। इसमें आप किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा जो है वो हमारी शनाख्त है और सियासत में पैसे के बहुत अखराजात हैं। किसी ज़माने में इतने अखराजात नहीं होते थे और थोड़े पैसों से इलेक्शन लड़ा जा सकता था। अब पब्लिसिटी बजाते खुद जो है इलेक्शन कैंपेन की वो करोड़ों में चली जाती है। तो ये जो वीडियो आई है इससे सारे माशरे की तज़दीक है, आप किसी एक पूरे सिस्टम की तज़दीक है और इसका एक हल इमरान खान ने दिया है कि इसको ओपन कर दें, कम से कम सेनेट के तो पाकीज़ा इलेक्शन हो जाएं। अभी कल की बात है कि एक कमरे में 64 आदमी बैठे हुए थे सेनेट में, जब वोट पड़े तो वो 44 निकले। अहद पे थे ये सारे लोग और मैच्योर तरीन लोग थे और कोई पैसे भी इनकी कमजोरी नहीं थे, लेकिन 11 वोट 1 मिनट के वक्फे के बाद कम हो गए। तो ये क्या, आप इस पे आप अपने तबसरे जारी रखें, लेकिन ओपन मेरिट हो जाना मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। सर हम सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। फैसल भाई कमिंग टू यू अगेन, आपको भी लग रहा है कि इन सारे मामलात के बाद जिस तरह से चीज़ें एक्सपोज हुई हैं इस वीडियो के आने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, फिर कल इलेक्शन कमीशन भी शेड्यूल जारी कर देगा, आपको लग रहा है कि चीज़ें दुरुस्त समत में ही जाती दिखाई दे रही हैं? अभी अब ओपन बैलेट इज द ओनली ऑप्शन? नहीं, इंशाल्लाह हर जगह पे चीजें ठीक होगी। इमरान खान साहब ने तहिया कर लिया है। अब भाई आ जाए, फिर ऐसा करते हैं फैसल भाई शेयर करें, ये तो मुझे लग रहा है ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या है जिसकी तरफ इमरान खान साहब का फोकस है? ये ओपन बैलेट तो हो गया। एक चीज जी जी एक सेकंड, खुफिया बैलेट, ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ऑपोजिशन, हम कोई भी अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन लाते हैं जी जी, तो ऑपोजिशन कहती है कि मैनू एनआरओ विखा मेरा मूड बने। वो कहते हैं कि आपको हम फैटफ में भी बिल वोट कर देंगे, हम आपको बाकी चीज़ों में भी कर देंगे, जो भी मफाद के आप लेजिस्लेशन कर, लेकिन हमारी चोरी हमें माफ़ करें जी, 99 से पहले के केसेस माफ़ करें, 99 करोड़ 99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें और नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, बाकी भी चीज़ें सारे बेनिफिशरीज जिसके बनते हैं वो कहते सिर्फ हमें इमरान खान साहब एनआरओ दे दें और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा वो कभी भी किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। ठीक है, और जाहिर अच्छा, जी जी, आप प्लीज बताइए। सुने आगे क्या आने वाला है, सुन तो लेना। जी सर प्लीज प्लीज प्लीज। आपने क्या जॉगिंग पे जाना है जी? मैंने भी अभी वो क्या नहीं 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 सर, मैं तो कह रहा हूँ प्लीज बताइए सर। सुने मैं ये कह रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाला है सेनेट का इलेक्शन, और इलेक्शन में पीटीआई जो है इलेक्शन के बाद सेनेट में हमारी अभी तो हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो हमें कानून साजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कोई भी चीज़ करें, रिफॉर्म्स करें, सेनेट में आकर रुक जाती है। आगे ये होगा कि हमें सेनेट के अंदर कानून साजी में आसानी होगी और हम तेज़ी से रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे और उस सिमत पाकिस्तान तेज़ी से जाएगा जिसका इमरान खान साहब ने इलेक्शन में यानी सदारती ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं महसूस होगी बाद जी। यानी बाद में सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत महसूस नहीं होगी, इसकी नौबत नहीं आएगी। सर सदारती ऑर्डिनेंस बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहा है कि ये कंडीशनल है, अदरवाइज हम इसको कलअदम करार देते। और ये अच्छा किया उन्होंने कंडीशनल लेके आए, क्योंकि कल शेब भाई कल आप भी नॉमिनेशन पेपर्स लेने जाएंगे, क्योंकि कल वो स्केड्यूल जारी हो रहा है और इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई शुरू हो रही है सेनेट के इलेक्शन की। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो ऑर्डिनेंस ठीक किया इन्होंने लेके आए हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ओपन बैलेट। और ऑपोजिशन वाले कहते ना नहीं, ओ भाई तुम लोग दे देते ना इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे वोट दे देते। बिल्कुल
तुम लोगों ने तो 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने लिखा था, साइन किया था कि आइडेंटिफाइबल और वोट आप जो है होगा। उससे पीछे हट रहे हैं। और उस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये जो शो ऑफ हैंड्स की बात नवाज शरीफ ने की है बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने सपोर्ट किया था उस बात को, क्योंकि जो दुरुस्त बात है उसे इमरान खान साहब सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, साथ मौजूद थे आप। और साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। फवाद भाई गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के बाद मामलात आपको लग रहा है कि बिल्कुल उस समत में जा रहे हैं जिस समत में जाने चाहिए, जिस समत में जाने की कोशिश इमरान खान साहब की है? लेकिन ये इमरान खान की कोशिश तो बड़ी वाज़ेह है और सादा है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें ये खरीदारी जो है ये ख़त्म हो, जिसमें ये भेड़ बकरियों की तरह जो लोगों को खरीदा जाता है, जिसकी रवायत नवाज शरीफ साहब ने 1988 में छांगा मांगा और मरी करके डाली थी, वो ख़त्म हो और हम आगे बढ़ें। और ये जो एक कोशिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। सही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शफाफियत हो, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो MNAs हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, हर बात के ऊपर लीडरशिप के सामने हाथ बांध के खड़ा होना कोई जमहूरियत नहीं है। ये आपकी वफादारी जो है पहली मुल्क के साथ है, आपकी अपनी लीडरशिप के साथ जो वफादारी है वो सबसर्विएंट है टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं तो हैरान हूँ इनके MNAs के ऊपर और MPs के ऊपर जो सुमन बुकमन बन के बैठे हुए हैं, और ये सारा मंजर देखने के बाद भी ये लोग जो हैं इस बात के ऊपर ढीठ बने हुए हैं कि नहीं, हमने वही जारी रखना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। शोज ऑल्सो कि कितना बड़ा मॉरल डिक्लाइन है। क्योंकि फवाद भाई शायद वहाँ की टॉप लीडरशिप ही इस तरीके से सोच नहीं रही। देखिए ना, टॉप लीडरशिप तो है ही ऐसी, उनका तो हमें पता ही है कि सारे जो हैं उनका माशाल्लाह क्या अपना इशू है, उनके लिए पैसे लेना देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे जो आखिर MNAs हैं, MPs हैं, उनका भी तो कोई ज़मीर है कि नहीं है? या हर बात में यही कह देना कि नहीं जी हम तो पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ खड़े हैं। वफादारी जो है आपकी पहली कौम के साथ है, आपकी आइन के साथ है। ये तो अजीबोगरीब जो है इन लोगों का काम है। और मैं समझता हूँ कि PMLN के वर्कर्स को चाहिए, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को चाहिए, वो अपनी लीडरशिप के ऊपर एक दबाव बिल्ड करें। सोसाइटीज ऐसे आगे जाती हैं, इस तरह से तो नहीं होता। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रिश्वत लेने वालों की तो आ गई हैं वीडियोस, और ये तो जिन्हें हमें पता चल गया कि ये किन किन्होंने पैसे लिए हैं, रिश्वत देने वाले भी उतने ही बड़े कसूरवार हैं। सर तो वो आप डिमांड कीजिए कि वीडियो पूरी सामने रखी जाए। नहीं, वीडियो को तो चले नहीं, अब वो तो वीडियो जितनी जिन्होंने देनी है वो तो उन्होंने देनी है। ये आप देखें कि सेनेटर बने कौन थे KP से, जो 7 लोग जो के ऊपर छह लोगों के ऊपर 6 लोग थे पीपल्स पार्टी के, 2 सेनेटर कौन से बन गए? बिल्कुल सर। सर उस पे अली बाचा साहब कहते हैं कि पैसा नहीं चला, तो सर आपको कुछ मालूम है कि ये फिर कैसे हुआ था? पैसा तो चला होगा, वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। पैसा तो सामने ही चल रहा है ना, उसको तो डिनाई सर वो तो सामने पड़ा, पैसा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं किताबें रखी हैं। वो है ना, हमको अंधे थोड़े ही हैं। अब ये कोई बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ समझ लें पूरी कौम को, तो उसका तो कोई इलाज नहीं ना। अब सवाल ये है कि देखें, मेरे ख्याल में आज एक तो सुप्रीम कोर्ट को इसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, साथ इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 63 में नोटिस करना चाहिए दोनों सेनेटर्स को जो पीपल्स पार्टी के वहां से जीते, कि आप जरा तशरीफ लाएं और अपनी वजाहत पेश करें। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन है, जिस तरीके से ये लोग जो हैं वो सेनेट में गए हैं, एंड देन द होल इन्वेस्टिगेशन शुड बी लॉन्च्ड इन दैट। ठीक सर, एक बात और, क्योंकि आपने कहा कि जो रिश्वत लेने वाले की तो वीडियो सामने, देने वाले के सामने आनी चाहिए। सर इस पर एक बात ये भी की जा रही है कि स्पीकर हाउस की वीडियो, ये कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व थी, कहा जा रहा है कि परवेज खटक इन्वॉल्व थे। सर ऐसा मामला है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को देख रही है? परवेज खटक से पूछा जा रहा है, सूबाई हुकूमत उस वक्त की उससे सवाल किए जा रहे हैं? पहली बात तो यह है ना कि स्पीकर हाउस है ही नहीं। जिस बंदे ने भी देखा हुआ है स्पीकर हाउस KP का, उसको पता है ये स्पीकर हाउस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों की बातों के ऊपर अब भी हम एतबार करें। ये जो 2 नंबर 2 टके के लोग जो बैठे हुए पैसे ले रहे हैं, इनकी क्या वर्थ है, इनकी जुर्रत कैसे है ये किसी के ऊपर इल्जाम लगाए, जिन्होंने उस वक्त कस्में खाई थी। हाँ, इन लोगों को तो सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ये तो झूठे कुरान उठा के बैठे हुए हैं। इनकी कोई औकात है कि इनकी बात के ऊपर कोई बंदा जो है वो किसी के ऊपर जो है वो बात या इल्जाम लगाने की इनकी ऑडेसिटी है? हाउ डेयर दे एलेज समवन।
और एक्यूज समवन। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इनको तो बिल्कुल जो है वो हमें सोशल बाइकआउट करना चाहिए इन लोगों को। ठीक सर, एक बात और, आपकी ट्वीट भी थी, मैं बिल्कुल डिफरेंट मामले की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर आपकी मिनिस्ट्री है उस पर नज़र रखती है। यूएई मार्स मिशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ जो कि ऑर्बिट ऑफ रेड प्लैनेट उसका स्टार्ट हो चुका है। हाउ गुड इज़ दैट सर विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इट्स सच अ प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी मुस्लिम और स्पेशली फॉर द अरब वर्ल्ड। उन्होंने एक बिल्कुल ऐसे समझिए कि वेंचर के ऊपर हाथ डाला है जो हम समझते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड में कहाँ हो सकेगा। ये पाकिस्तान लीड कर रहा था 60s में स्पेस प्रोग्राम को। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा स्पेस प्रोग्राम तो बड़ा पीछे रह गया है और इस वक्त हमारे जो सिचुएशन है हमारे स्पार्को की वो तो बड़ी पतली हो गई है। बट ये जो इन्होंने मार्स मिशन जो भेजा है वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा आई वुड से कि कंट्रीब्यूशन है टू द मुस्लिम वर्ल्ड। इससे एक नॉलेज इकोनॉमी की एक पूरी नई एक जो जहत है वो हमारे सामने खुली है और ये 3 मिशन जा रहे हैं। इसके बाद जो चाइनीज मिशन है वो इसको फॉलो करेगा, लेकिन ये पहला मिशन है और इसका असल जो इनका मकसद है वो ये है कि जो वेदर स्टॉर्म्स आते हैं उसको ये स्टडी कर रहा है। ये ऑर्बिट में भी दाखिल हुआ है और उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि कायनात के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां हैं, बैरूनी तब्दीलियां जो हमारी जमीन के ऑर्बिट से बाहर की तब्दीलियां हैं, क्या वो भी हमारे जमीन के मौसमों के ऊपर असरअंदाज होती है। और एक मरीख का इतना डिटेल्ड स्टडी जो है वो इससे पहले नहीं हुआ जो अब ये ऑर्बिट जो है करने जा रहा है। सो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ यूएई। ये हैव मेड अस प्राउड। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ऑब्वियसली इस तरह के काम होते हैं। ये तो हमने पूरा समझिए कि और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि यूएई कायनात मुसख्खर करे। ये जो सारी ग्रुप है ये इंसान जो है वो कायनात मुसख्खर करने के बड़े करीब है और इंशाअल्लाह ताला ये मरीख है, चांद है, ये तो इंसान के पाँव की धूल होंगे। सही सर, लाइटर सवाल पूछ लेता हूँ, मिक्स करता हूँ दो चीज़ों को, इस खबर को भी और अपने सियासत से जुड़े मामलात को भी। अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि हमने कोई मिशन भेजना है और कुछ पॉलिटिशियंस जो कि ज़ाहिर है मैं पीडीएम के नाम ही लूँगा उनको उसमें भेजना है, तो आप किस किस को सर भेजना चाहेंगे जो कि चाहेंगे यहाँ से निकल जाएं? पहले 2 कैंडिडेट तो ये फजलुर रहमान और मरियम ही है, बाकियों के ऊपर देख लेंगे। अच्छा सर, फजलुर रहमान साहब ने वैसे कल एक बात की है, मैं चाहता हूँ उस पर कमेंट अगर आपका ले लूँ। वो कहते हैं किसी का बाप उनका एहतसाब नहीं कर सकता। फवाद साहब ये क्या रवैया है? ये स्टेज पे खड़े होकर इस तरह की बात कर देना कि किसी का बाप हमारा एहतसाब नहीं कर सकता, व्हाट डज दैट शोज? ये सारे इस तरह ही पहले कहते हैं, उसके बाद ये सारे लाइन में लग के जो है ये करेंगे। किसी की जुर्रत है कि रियासत के साथ टकराए, किसी की जुर्रत है कि उससे सवाल पूछे नैब का इदारा या सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान का कोई इदारा और वो आगे से जवाब ना दे। ये तो इनको छूट मिली हुई है, अनफॉर्चुनेट है, और ये इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। वरना रियासत में आप इतने बड़े बदमाश कोई नहीं है जो रियासत को टक्कर ले। और फजलुर रहमान साहब की भी गलत फहमी है। हमने तो जो इनसे बहुत ताकतवर थे हमने तो उनको जो है वो धूल चटा दी। नुकसान तो हुआ हमारा भी, लेकिन इनका कोई मुकाबला नहीं था। ये कोई अलकायदा नहीं है, ये कोई वो नहीं है। अपने आप को इतना ना ऊपर समझे, इनको इतनी मार पड़ेगी कि इनको समझ नहीं आएगी इनके साथ हुआ क्या। ये मार पिंडी पहुंचने तक तो नहीं पड़ जाएगी सर? जी, ये मार पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचने तक तो नहीं पड़ जाएगी अगर ये जाते हैं उस तरफ, लॉन्ग मार्च करते हैं? वो तो खैर करते रहे, पहले गुजरांवाला में किया है, लाहौर में किया है। इनका सिर्फ यही किया है कि हम मदरसे के बच्चे ले आएंगे तो पता नहीं उससे हुकूमत गिरा देंगे। इस तरह नहीं हुकूमतें गिरती हैं। अभी देखें वो उन्होंने जो एक्चुअली मूवमेंट जिस बलबूते पे शुरू की थी वो मामला खत्म हो गया है। इनको भी पता है ये तो बस अब सिर्फ सियासी माहौल गरमाए रखने की कोशिश है। हाँ बस ठीक है, कोई नहीं, वो भी ज्यादा देर नहीं रहना। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्ते बढ़ते हैं आगे। तो सियासी मैदान था, अब आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान में। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज की तैयारी जारी है। दोनों टीम्स प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। हम बात कर रहे थे इस खेल के मैदान की और कुछ टेक्निकल इशू है। एनीवेज जी, हम जब जिक्र करते हैं खेल के मैदान का तो जो टेस्ट सीरीज थी पाकिस्तान वो जीत चुका है, क्लीन स्वीप। अब देखते हैं कि T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ
हम ये भी देखते हैं कि वो प्लेयर्स जिन्होंने जगह नहीं बनाई, जब बात है मौका मिलने की तो जिसको मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। ये हमने देखा है, ये हमने टेस्ट सीरीज़ में भी देखा है और ये इंशाल्लाह हम आगे चलकर T20 को भी देखेंगे। T20 जो है वो 11 फरवरी को जनाब ये होगा, 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है T20 की, जो पहला मैच है वो 11 फरवरी को होगा। तो लेट्स सी जी उसमें शाहीनों की परफॉर्मेंस रहती है कैसी, क्योंकि ज़ाहिर है हाई होप्स, स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो फिर पाकिस्तानियों की, क्रिकेट फैंस की जो होप्स हैं वो हाई हो जाते हैं और ये होप्स हाई होने का सिलसिला इसी तरह से चलता चला जाएगा, बिकॉज सून विल बी एक्सपीरियंसिंग PSL सीज़न 6 और PSL से पहले ज़रा भी ये T20 जिसकी हम बात कर रहे हैं और इस T20 के लिए लेट्स सी जी पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होता है और इसमें देखते हैं कि पाकिस्तानी कारकर्दगी कैसी होती है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका को तोड़ करना होगा किसका, बाबर आजम का। बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी हमने देखी है, टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छी रही है और वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा है मिसबाह उल हक की जानिब से कि जो नौजवान प्लेयर्स हैं उनके पास ये अच्छा मौका है, उनको ये वक्त मिला है और जो वक्त मिला है उसको बेहतर अंदाज से गुजारना है, क्योंकि वक्त जब मिल गया है तो फिटनेस पर ध्यान सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही अच्छा मौका मिलेगा आपको आगे चलकर टीम में खेलने का। चलिए जी, ये तो हमने बात की थोड़ी सी क्रिकेट की, कुछ और मामलात भी हैं जो आपने लगाई है शिकायत अपने किसी मामले की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर, उसकी बात भी करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। खबर है इस्लामाबाद से, जहां 2 रोज़ पहले हमने वकला गर्दी के मनाजिर देखे थे। 2 रोज़ पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मनाजिर देखे जहां काले कोर्ट वालों ने हमला किया था। आज वहां का नया दिन है, तीसरा दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई है। क्या माहौल है वहां पर, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सुहेल रशीद ने। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? शोएब, देखें आज मुकम्मल तौर पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे फाइलिंग के लिए तो खुल गए हैं। जजेस जहां पर अपनी अदालतों में मौजूद हैं, चैम्बर्स में मौजूद हैं और बाहर इजाफी नफरी अगरचे तैनात है सिक्योरिटी की, लेकिन वकला की जानिब से एक बार फिर आज हड़ताल की कॉल दी गई है इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से और ये कहा गया है कि अगर जो वकील अदालत में पेश होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जुज़वी तौर पर जो है वो समातें जारी हैं, कुछ वकला पेश हो रहे हैं और कुछ नहीं भी पेश हो रहे हैं, लेकिन 3 जो अलग अलग स्पॉट हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिला कचहरी, तीनों में रेंजर्स ने भी दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी संभाल रखी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जुडिशल कम्प्लेक्स में आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स की केस की समाअत हुई है, जिसके सिलसिले में आसिम इकबाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर कुछ देर बाद समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी की जो है वो इजाफी इंतजाम जरूर देखने में आ रहे हैं, लेकिन अदालतें आज बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा खुल गई हैं और तमाम साइलिन के लिए दरवाजे खुले हैं। समातें जो है वो मामूल के मुताबिक हो रही हैं, अगरचे वकला जिनमें पेश नहीं होते उसमें मुतबादिल तारीख ही दी जा रही है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई है वो आज दोबारा शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज जो है वो जिन वकला की जानिब से दावा बोला गया था उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए थे, जबकि मजीद 15 वकला के खिलाफ कचहरी में तोड़ फोड़ के मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। अब वकला का ये कहना है कि मुकदमात वापस लिए जाएं, उनका ये ठीक है, उनका ये मुतालबा है। बेहद शुक्रिया सुहेल रशीद, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको देंगे। लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई है, कहा मामले की और फैसला किया गया है कि जो जहनी माजूर कैदी हैं उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाए। अपडेट्स हासिल करेंगे, शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। जी शाहिद, अहम और बड़ा फैसला। लाइन ड्रॉप हो गई है शाहिद हुसैन की, अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री, जहनी माजूर कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने 5 रुकनी बेंच पर कायम ये बेंच था, 5 रुकन ये बेंच था और ये फैसला सुनाया गया है। लाहौर रजिस्ट्री, बड़ा फैसला सामने आया है। जहनी माजूर जो कैदी हैं उनकी सजाए मौत को अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। अहम और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से, जहां जहनी माजूर कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में 5 रुकनी इस बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से उन तमाम जहनी माजूर कैदियों से मुताल्लिक जिनकी सजाए मौत को अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिएगा।
जी, अदालत में 3 बुनियादी तौर पे कैदियों का ये मामला आया था, जिस पर अदालत ने अदालती मुआविन भी मुकर्रर किया। अब उस पर एक तफसीली फैसला जारी किया है और उसमें कुछ जो है वो अदालती नज़ीर है और इसमें कुछ रूल्स भी वज़ा कर दिए हैं कि अगर ज़हनी माजूर कोई कैदी होगा या उसको सजा के बाद वो ज़हनी माजूरी का शिकार होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। अदालत ने इस वक्त जो 3 कैदी थे, इमदाद अली और कनीदा बीबी, इनकी उम्र कैद, इनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इमदाद अली साल 2000 से, जबकि कनीदा बीबी 1991 से जो है वो जेल में है, जबकि गुलाम अब्बास जो तीसरा मुजरिम था, इसको 2004 में सजाए मौत हुई थी। इसकी जो है रहम की अपील सुपरिटेंडेंट जेल को कहा है कि वो दोबारा सदर ममलिकत को भिजवाए। साथ ही साथ अदालत ने ये भी जो वज़ा कर दिया है कि कुछ जो प्रिजन रूल्स हैं उनमें तरामीम की जाए ताकि ज़हनी माजूर जिन कैदियों का ट्रायल चलता है उसको किस तरह से चलाना है, उनको पहले मेडिकल बोर्ड में पेश किया जाना होगा और ऐसे कैदी जिनको सजाए मौत के बाद वो किसी ज़हनी माजूरी का शिकार होते हैं तो उसको भी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, जो उन वजूहात का तयन करेगा जिसकी बुनियाद पर उसकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो सकती। और इस फैसले की कॉपी जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। ठीक है, बेहद शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। लाहौर से ही एक और खबर आपको देंगे। तजावुज़ात के खिलाफ LDA का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। गुलशन रावी और समनाबाद में गैर कानूनी दुकानें और इमारतें मिसमार कर दी गई हैं। शाहीन शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी शाहीन, ये 2 इलाके जहां ऑपरेशन किया गया। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो है गुलशन रावी और समनाबाद में किया जा रहा है, जहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात जो है वो कायम की गई थी। स्पेशली जो दुकानें और प्लाजे हैं ये यहाँ पर बनाए गए थे और कुछ LDA के मुताबिक ये जो दुकानें बनाई गई थी ये बगैर नक्शे के बनाई गई थी और गैर कानूनी थी। 8 जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो अभी तक मस्मार की जा रही हैं और ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। ठीक है शाहीन, बेहद शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस कार्रवाई से मुताल्लिक। आगे बढ़ेंगे। हमारे कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम, क्योंकि 2 टीम मेंबर्स उनके साथ मौजूद थे, चिली से भी एक टीम मेंबर थे, आइसलैंड के जॉन स्नोरी भी उनके साथ मौजूद थे। दुनिया के चंद ही ऐसे मुहिम जो हैं जो दुनिया की ये दूसरी बड़ी चोटी K2 को सर कर सके हैं। कई तो इस 8,611 मीटर बुलंदी को सर करने की कोशिश में अपनी जान से भी गए, लेकिन हजारों आज भी इस आस में है कि काश वो ये कारनामा सरअंजाम दे सकें। हमने ये फैसला किया कि आपको लेकर चलें और दिखाएं कि ये कठिन रास्ता किन किन मरहलों में तय होता है। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ इसे कहते हैं K2 का बेस कैंप। ये सतह समंदर से 5,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अब यही वो मकाम है जहाँ से क्लाइंबिंग का आगाज़ होता है। हमारा सांस तो अभी से फूल रहा है। इतनी ऊंचाई पे इफेक्टिव ऑक्सीजन परसेंटेज, यानी ऑक्सीजन की मिकदार सिर्फ 11% होती है। तो बेस कैंप से मैं C1 यानी कैंप 1 को क्रॉस करता हुआ पहुंच गया हूं C2 यानी कैंप 2। यहां पर ऊंचाई है 6,760 मीटर। इस तरह के कई मनाजिर, कई खौफनाक मनाजिर हमारी राह तक रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इससे ऊपर कैंप 3 पर पहुँचने के लिए मुझे इस खतरनाक ब्लैक पिरामिड को क्रॉस करना होगा। ये वही मकाम है जिसने कई कोपहमाओं की जान ली है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती जा रही है। लगभग 7,000 मीटर ऊंचाई पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 9% रह जाती है। अब सूरज भी ढल रहा है, मुझे जल्दी कैंप 3 पहुंचना होगा। ये हम पहुंच गए C3। ये गाड़ा हमने अपना कैंप। यहाँ पहुंचने की जल्दी इसलिए भी थी कि अगर शाम हो जाए तो फिर बैनुल-अक़वामी उसूल क्लाइम हाई लो स्लीप के मुताबिक यहाँ ही रुककर रात गुजारनी होती है।
यानी कि अगर आप जिस जगह भी पहुंचे उससे आप 300 मीटर नीचे आए और फिर सोने का आप इंतज़ाम करें, क्योंकि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो मैं तो हूँ इस वक्त K2 के C3 पे और अब मुझे रात यहीं पे क़याम करना है। यहाँ से हम आपको कहते हैं गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। K2 के कैंप 3 से गुड मॉर्निंग। और अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे यहाँ पे और अब यही कहेंगे कि फैसल जी उठें, आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं है, मंजिल हमारी आगे है। लेट्स गो। सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा 8,211 मीटर की बुलंदी पर वाक़ बॉटल नेक। टीम अल्फा टू बेस कैंप, टीम अल्फा टू बेस कैंप। ये सबसे ख़तरनाक और जानलेवा मकाम है, क्योंकि इस जगह पर 40 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं, बर्फानी तूफान, ऑक्सीजन की कमी, तिरछी नोकीली तेज़ धार चट्टानें अपने पंजे निकाले खड़ी होती हैं। अल्फा टीम टू बेस कैंप, ज़रा सी लापरवाही और गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और बिलाखिर मैं आपको ले आया K2 की इस आखिरी मंजिल 8,611 मीटर बुलंद, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर। यहाँ दर्जा हरारत -50 से -65 तक रहता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पर सांस फूलती है, यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जब जब ये सारे ख्यालात जहन में आते हैं, ये सब हिलाली परचम हिम्मत बंधाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यही परचम लहराने के लिए गए थे मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे ने भी यही कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है, उन्हें यकीन है इस बात का कि उन्होंने K2 सर कर लिया, पाकिस्तान का परचम वहां लहरा दिया और वापसी पर उन्हें खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया। अब भी उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, एक और मामले की तरफ अब हम जा रहे हैं और वो मामला ये है कि हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज, हम अक्सर ये बात अपने शोज़ में करते हैं, वो है मुनाफाखोर। इनके खिलाफ एक बार फिर अब हुकूमत ने कमर कस ली है। गुज़श्ता साल मार्केट में शेख खुर्नोश की कीमतों से मुताल्लिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से सर्वे किया गया था और आवाम से पूछा गया था कि अपने अपने इलाके में मौजूद जो दुकानें हैं वहाँ पर इन अशिया की कीमतों से मुताल्लिक बताया जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि कौन मुनाफाखोर है, किसकी जेब में ज़्यादा पैसा जा रहा है, अवाम क्यों रुल रही है, अवाम क्यों पिस रही है, जो महंगाई का रोना रोती अवाम है, आखिर ये मामला है क्या। आटा, चावल, चीनी, दालें, तेल और घी, इनकी कीमतों से मुताल्लिक सर्वे किया गया था और एक बार फिर ये सर्वे लॉन्च किया गया है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से और सवाल यही किया गया है कि आपके इलाके में आटे की कीमत क्या है। यानी ये तो एक अहम मामला है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी किसी को कोई शिकायत होती है तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का रुख करता है, क्योंकि एतबार है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर कि वहाँ पर अगर जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे तो मुतल्लिका फोरम को वो शिकायत भेजी जाएगी और उसका फॉलोअप हुकूमत पाकिस्तान खुद करती है। तो ये एक इत्मीनान बख्श बात है, इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन करें, जो इसको हेड करें, आदिल साफ़ी साहब। आदिल साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे अगर डाटा आप शेयर कर लें, कुछ डाटा आपने शेयर भी किया था हमसे, बट मैं चाह रहा हूँ अगर आप हमसे शेयर कर पाएँ फरवरी 2021 तक कितनी शिकायत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर आई हैं, उसका ब्रेकडाउन क्या है, रिलीव कितने फीसद रहा? अच्छा जी, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर पहले तो ये मैं बता दूं कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, ताकि आपको उससे अंदाजा हो सके कि वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स पे कितनी हो सकती है। ठीक, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे इस वक्त
3.1 मिलियन लोग रजिस्टर्ड है, यानी 31,39,000 ये लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 29 लाख इनलैंड पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, 1,88,000 ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और 14,000 राउंड अबाउट ये फॉरेनर्स हैं। ये इधर पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तानी थे लेकिन उनको नेशनलिटी मिल गई, या प्योरली ये फॉरेनर्स हैं। इस वक्त इनकी 30 लाख शिकायत सिस्टम में है। अच्छा, 30 लाख में से 28,99,000 के लगभग शिकायत निपटाई गई हैं। ये एक मैं खुसूसी तौर पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। निपटाने का मतलब ये है कि एक शिकायत आई, सरकारी इदारे को उसको देखा गया, परखा गया, प्रोसेस किया गया और उसको कानून के मुताबिक एक सिटीजन को जवाब दिया गया, तो हम इसको निपटाना कहते हैं। अब उस निपटाने के 3 पहलू हैं कि किसको रिलीफ मिला, किसको रिलीफ नहीं मिला, कौन था जिसको पार्शियल रिलीफ मिल गई, ये उनकी फिर 3 कैटेगरीज हैं। तो इस वक्त जो 30 लाख शिकायत में से 29 लाख का जो अजाला हो गया है, 28,99,000 का, वो शिकायत जो है वो निपटाई गई है। ठीक, उसके अगेंस्ट अगर पब्लिक फीडबैक आप देख लें तो वो कोई 17 लाख के लगभग लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। ठीक है, और 17 लाख लोगों ने अपनी राय का मल्टीपल एस्पेक्ट से इजहार किया। किसी ने रिलीफ मिलने पे, किसी ने रिलीफ न मिलने पे इजहार किया। सो इस वक्त 6 लाख के बराबर लोग जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि उनको रिलीफ मिला है। ठीक है सर, आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, आपने खुद जिक्र किया फॉरेनर्स का, सिर्फ फॉरेनर्स को क्या शिकायत होती हैं, उनके क्या कंसर्न्स होते हैं, उनके क्या मामलात होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप यू नेवर नो कि पाकिस्तानी जहां जहां पे दुनिया में हैं वो लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं। वो फॉरेनर्स यहाँ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब एक पाकिस्तानी के साथ अगर कोई पार्टनर है और उनका आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या एक फॉरेनर है और वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है और किसी इदारे में उनकी कंप्लेंट है या उनका कोई केस प्रोसेस में फंसा हुआ है, तो वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि उनके अकाउंट सस्पेंडेड हैं, वो ईमेल्स करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्योंकि जब मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुतालिक बात करेंगे सर, तो मुझे कुछ मैसेजेस भी मौसूल हुए और एक मैसेज मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। मुझे कहा गया सर कि सिटीजन पोर्टल अकाउंट सस्पेंड है सर 15 महीने से, ही इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो कहते हैं कि हम मेल कर करके थक गए हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। सर कैन यू शेयर दैट कि ऐसे मामला हैं या बिल्कुल एक इंडिविजुअल केस है ये? जी मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो कि 15 मंथ्स पहले तक हमने कोई ये प्रोसेस लॉन्च किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यस वी सस्पेंड मेंबरशिप परमानेंटली और ऑन टेम्परेरी बेसिस। इसकी वजूहात होती हैं। वो क्या वजूहात है? इसमें ये होती है कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत नहीं देता, वो गैर जरूरी क्रिटिकल मामलात, देखिए ये सर्विस डिलीवरी का पोर्टल है, ये इस तरह नहीं है कि आप कोई ऐसी बात ले आए कि जो इदारों के लिए दर्द सर बन जाए या उस पे जवाब ना आता हो और आप उस एक्सपेक्ट करें कि जी आप ये करें। ऐसे कितने यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड हुए सर अब तक जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है आपके नजर में? ये मेरे ख्याल से टोटल 20 के लगभग भी नहीं होंगे। अच्छा, ये तो मिनिमल है। ठीक है सर, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक जिस पर मैं चाह रहा था आपसे मैं बात करूं सर। सर्वे किया गया लास्ट ईयर भी एट द एंड ऑफ 2020 आटा और चीनी के रेट से मुतालिक। सर पहले तो मुझे बताएं कि उस सर्वे का क्या हुआ, कितनी शिकायत आई और फिर उस पर हुआ क्या? जी देखिए, सर्वे इस तरह नहीं होता, सर्वे हमारा बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उसमें सूबों ने आके अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है कि जी हमने प्राइसेस को ये कंट्रोल किया है, तो सिटीजन पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पब्लिक से डायरेक्टली पूछता है कि भाई आप बताओ कि आपने आज अगर आटा लिया है तो आपने कितने का किलो लिया है, कितने का एक बोरी या वो 20 किलो का तेल लिया है। ये बता दें मुझे सर कि अब तक कितने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर सिर्फ ये बताया कि भैया हमें आटा मिला है इतने रुपए का? इस वक्त हमारे पास, मैं आपको अगर स्पेसिफिक आटे की ना बताऊं, मैं प्राइसेस पे बता दूं, तो 26,000 शिकायत सिर्फ प्राइस, 26,000 शिकायत सिर्फ प्राइसेस पे। और ये सिर्फ 3-4 महीने की है सर कि आटे का जो जी, और ये सिर्फ 3-4 महीने का डाटा आप मुझे बता रहे हैं जो प्राइसेस की शिकायत हैं?
नो, मैं आपको अक्रॉस द बोर्ड डेटा बता रहा हूं। मैं अक्रॉस द बोर्ड डेटा बता रहा हूं। अच्छा, तो सर इन शिकायत में सर जो प्राइसेस की शिकायत मौसूल हुई, कितनों को रिलीफ मिला सर? जिसने बताया कि मेरे इलाके में आटे की कीमत ज्यादा है, मुझसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं, फिर उसे रिलीफ मिला हो? जी, मैं आपको बताऊं, 19,000 लोगों ने अपने राय का फिर इजहार किया। 26,000 में से जो 24,000 का अजाला हुआ, उसमें 19,000 ने राय का इजहार किया और 19,000 में 9,700 बंदों ने कंफर्म किया कि उनको रिलीफ मिला सर है। क्या तो मतलब सर, फॉर एग्जांपल सर कि मैं गया अपने घर के पास वाली शॉप पर, मुझे मिला आटा महंगा, मैंने की आपको शिकायत, तो मुझे वो जो मैंने ज्यादा पैसे दिए मुझे वापस मिलेंगे वो? आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, उनको फाइन किया गया है, उनकी दुकान को सील किया गया है, ये रिलीफ है। सर ये शहरी को तो रिलीफ नहीं है सर, शहरी की जेब से तो पैसे चले गए सर। देखिए, उस शहरी की कुर्बानी की वजह से और उसने जो विसल ब्लोइंग की है उसकी वजह से बहुत से शहरी उससे बच गए हैं कि वो दुकान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाके दोबारा किसी को हाई प्राइसेस चार्ज करे। सर क्या इमरान खान साहब इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के जरिए अवाम को इस तरीके का रिलीफ दिया जाए कि कहां पर चीज उन्हें महंगी मिल रही है? आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा संजीदगी नजर आ रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि महंगाई का जिन बेकाबू है और ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है? से लगा सकते हैं कि उनसे डायरेक्टली पब्लिक से पूछा जा रहा है। देखिए, सरकारी इदारे भी रिपोर्ट करते हैं, ऑफिसेज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पब्लिक खुद बताए कि उनको वाकई ये मिल रहा है। तो इससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा रहे हैं कि एक साइड ऑफ द स्टोरी पे यकीन नहीं किया जाता, बल्कि पब्लिक को डायरेक्टली कांटेक्ट करके। मैं आपको अभी भी बताऊं, अगर मैं 20-30 मिनट में एक मैसेज जनरेट कर दूं तो कोई बंदा मार्केट में होके जो अभी आटा ले रहा होगा वो एक्चुअल प्राइस अपलोड कर देगा कि जी मुझे इतने पे मिला है। तो इससे ज्यादा एक सिटीजन एम्पावरमेंट क्या हो सकती है और एक सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू वो क्या हो सकता है कि पब्लिक को डायरेक्टली पीएम ऑफिस कांटेक्ट कर रहा है। ठीक सर, कोई इंटरेस्टिंग सी शिकायत भी अगर आप शेयर कर सकें जिसमें रिलीफ देना नामुमकिन नजर आया हो आपको? ये एक बड़ी पुरानी शिकायत है। ये वो जो फरवरी में जब एक बंदे ने कहा था कि एयर स्पेस जो पाकिस्तान की बंद हुई थी, वो जो टेंशन बढ़ गई थी अक्रॉस द बॉर्डर और वो 2 तैयारे भी गिराए गए थे, तो उसमें एक पाकिस्तानी ने कहा था कि उनके कोई रिश्तेदार ने आना था, तो उसने कहा कि जी आप हमारे लिए एयर स्पेस खोल दें। तो इससे ज्यादा हमारे लिए मज़ाक़ाफ़ेज़ बात क्या हो सकती थी कि एक बंदा ये जानते हुए कि 2 मुल्कों के दरमियान क्या टेंशन चल रही है, पूरे दुनिया के लिए एयर स्पेस सस्पेंडेड है, वो अपने रिश्तेदार को पाकिस्तान लाने के लिए पीएम पोर्टल पे कह रहा है कि हमें ये एयर स्पेस खोल के दे दे। किसी शौहर ने भी शिकायत लगाई सर? किसी शौहर ने भी कोई शिकायत लगाई है सर? नहीं, शोहर ने तो शिकायत का ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि थाउजेंड्स के हिसाब से आती है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ होती है इस तरह इंटरेस्टिंग की आ भी जाती हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और पाकिस्तान सेटल की जानिब से वक्तन फवक्तन ये सर्वे कराए जाते हैं और ये सर्वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सर्वे के ज़रिए रिलीफ भी मिलता है। जिस तरह से रिलीफ दिया गया है कि आटे, चावल, चीनी, दालें या शय खुरोश की कीमतों में जहाँ जहाँ पर हो रहा है इजाफा, अगर रिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर तो ये बताया गया है आदिल साफ़ी साहब की तरफ से कि उनको रिलीफ मिलता है। उन दुकानों को जुर्माने होते हैं, उन्हें सील किया जाता है। तो हम सबको मिलकर हुकूमत के साथ इसका हिस्सा बनना है कि जहाँ पर मुनाफाखोर हैं हम उन्हें बेनकाब करना है, नेम देम शेम देम, ताकि उनको जुर्माने हों। अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। खूबसूरत ये पार्क जो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी में जिक्र था कि जो ब्लैक बक्स हैं, काला हिरन या चिंकारा हिरन, पाकिस्तान भर के चिड़ियाघरों में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के चिड़ियाघरों की हालत कैसी है? एक जिक्र मैं सिर्फ करता हूँ कराची चिड़ियाघर का, जहां जानवरों की हालत जार का मामला उठाया गया है सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, KMC और चिड़ियाघर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे, इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, मामलात क्या हैं इस चिड़ियाघर के जिनकी वजह से नोटिस जारी किए गए हैं? शोएब, एक NGO की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि
जानवरों की हालत बहुत खराब है, ना उनके पास खाना है प्रॉपर, ना ही उन्हें उनके पानी का बंदोबस्त है। जो उनके पिंजरे हैं वो खराब हो चुके हैं, और जो बैनुल अक़वामी मयार है जानवरों को रखने का ना उसको फॉलो किया जा रहा है, और ना ही जो मकामी मयार है उसे फॉलो किया जा रहा है। अगर यूं सूरत हाल रही तो जानवर जो है वो मरते जाएंगे और हम जो नायाब जानवरों से भी महरूम हो जाएंगे। इस हवाले से अदालत को ये दरख्वास्त की गई कि हुक्म दिया जाए KMC को कि वो इस हवाले से अदालत को जवाब दे। अदालत ने सिंध वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर और सीनियर डायरेक्टर कराची जू को तलब किया है आइंदा पेशी पर 10 मार्च को, और ये हिदायत की है कि इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं जानवरों को दी जाने वाली सहूलियात उसकी भी रिपोर्ट पेश की जाए। शुक्रिया इरफानुल हक, आपने अपडेट किया। आवारा कुत्तों की बात कर लेते हैं और इनको मारने के खिलाफ जो मुहिम है वो हमें लग ये रहा है कि एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है। मुख्तलिफ NGOs इस सिलसिले में काम कर रही हैं, हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन लगता ये है कि जो भी हो रहा है वो नाकाफ़ी। इससे पहले कि मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँ, चूँकि इस वक्त फुटेज प्ले हो चुकी है, मैं उसका जिक्र पहले कर लेता हूँ। इस फुटेज में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक कुत्ता इस गली में आया और बच्चों के साथ लग ये रहा बज़ाहिर कि शायद उसने छेड़ा और बच्चों ने रिएक्ट किया, लेकिन इन एक्चुअल क्या था, ये मामला क्या था? वो कुत्ता तंग कर रहा था या खेल रहा था? दो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, एक उस गली की वीडियो और एक उसके बाद कि वो कुत्ता बेसिकली कितना फ्रेंडली है। ये दोनों वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर इस मामले पर बात करेंगे। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि चंद रोज़ पहले ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जाता है एक कुत्ता एक गली में खेलने वाले बच्चों के पास है। कहा यह गया, रिपोर्ट ये हुआ, सोशल मीडिया पर डिस्कस ये हुआ कि शायद ये कुत्ता बच्चों को तंग कर रहा था और इस वजह से बच्चे गिर गए साइकिल से। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसमें वो कुत्ता बड़े मासूम अंदाज से खेल रहा है और वो वीडियो शेयर की आयशा चंद्रीगर ने। क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है, वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि आयशा चंद्रीगर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। आयशा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। I need to show the video. वीडियो बिल्कुल नहीं, वो गलत है, बिकॉज अगर हम दूसरा नहीं दिखाए ओके तो इट्स अनफेयर। आप प्लीज अभी पहले दिखाएं। एक्चुअली थोड़ा सा उसमें इशू ये है कि जब भंभोड़ता हुआ कुछ सीन हम वो दिखा नहीं पाते, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको एडिट कर लें, लेकिन हम प्यार करने वाली वीडियो दिखाएंगे आपको। ये हम दिखा रहे हैं, इस पर मैं नहीं कह रहा कि नहीं दिखा रहे, पिछली वीडियो हम नहीं दिखा सकते। ये वही डॉग है जो वो सड़क पे किसी ने उसको पॉइजन देने की कोशिश की, इसलिए उसने बच्चों के साथ खेलने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। जब एक कुत्ता जंप करता है, वो उसकी दुम वैग कर रही थी, दैट मीन्स द डॉग इज हैप्पी। ही वाज गोइंग टू से हेलो टू द बॉयज। बच्चों को पता नहीं था, इसलिए हमारा कोई एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है हमारे माशरे में कि एनिमल्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। दिस डॉग इज सो फ्रेंडली। नजर आ रहा है बिल्कुल। ये मेरे साथ है, मेरे शेल्टर पे अच्छा। है। यस, तो जब वो पॉइजन करने की कोशिश की, हमको फ़ोन किया लोगों ने वहाँ पे कि देखिए ये ही इज़ अ पेट डॉग और ये बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, प्लीज़ आप आके इसको रेस्क्यू कर ले या कोई इसको मार देगा। और आयशा, आई एम सॉरी बट ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आती हैं जिसमें ये नजर नहीं आता, ये दिखाया नहीं जाता कि किसी ने छेड़ा उस कुत्ते को, लेकिन वीडियो वो सामने आते हैं कि कुत्ते ने रिएक्ट किया। बिल्कुल, और इस वीडियो में कुत्ते ने CCTV वाले में कुत्ते ने छेड़ा भी नहीं। वो हेलो बच्चे वैसे डर गए शायद, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं था कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू प्ले विद दिस डॉग और विद एनी एनिमल। लेकिन सब जो सोशल मीडिया था, जो रेगुलर न्यूज़ मीडिया था, सब जगह बन वायरल कि फिर से कुत्ते ने बच्चों को काटने की कोशिश की। लेकिन आई हैव प्रूफ कि ये कुत्ता बिल्कुल वैसे नहीं है। ये कुत्ता मेरे साथ है, ये कुत्ता आपके पास है, बड़ा फ्रेंडली वो कुत्ता है, मैं इस वक्त नजर भी आ रहा है। आयशा, यानी हम ये समझें कि इस वक्त भी मामला वहीं पर आकर रुक जाता है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे कि कुत्ते के साथ या किसी भी गली के जानवर के साथ हमें रिएक्ट कैसे करना है, हाउ वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। वी रिएक्ट, लेकिन जब आगे से रिएक्शन आता है तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। बिल्कुल दैट एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन। एंड द अदर थिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे इज कि नो वन वांट्स टू लिसन, किसी को सुनना ही नहीं है। ये ऐसे करते हैं कि जो लोगों को कुत्तों के बारे में या एनिमल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दे आर द वंस हु डिसाइड कि इनको मार दें। इट्स लाइक आई एम सिक, लेकिन मैं डॉक्टर से नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ है, आई जस्ट गूगल इट या आई आस्क अ रैंडम पर्सन कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। ये लोग जो इनको मारते हैं वो एनिमल एक्सपर्ट से क्यों नहीं बात करते, जिनको एक्चुअली पता है एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में। पूरे कराची में has been a massacre over the weekend.
hundreds of collared, vaccinated, neutered dogs who are completely safe. उन सबको poison दिया गया इस था। हफ्ते? इस हफ्ते अभी जो पास हुआ है, जो ये Saturday long weekend। उन कुत्तों को जिनके गले में Yes, ये सब हमने बैंड था। खुद बिल्कुल हमने वैक्सीनेट किया है, न्यूटर किया खुद के पैसे, ये कोई गवर्नमेंट या किसी के पैसे नहीं अच्छा है। क्यों? We are जब NGOs। जब इवन हम देखते हैं कि बख्तावर भुट्टो हो या आसफा भुट्टो हो, बिलावल हाउस से ज़ाहिर है वो ये बात करती हैं कि कुत्तों को मारना नहीं है। Yes। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कुत्तों को इस तरीके से मारा जा रहा है। चूँकि फुटेज इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं आयशा, चूँकि ये इस फुटेज की आप बात कर रही थी, ये वो फुटेज कुत्ता खेलने की कोशिश कर अगर रहा आप है। इसको बहुत अच्छी तरह देखें, आप ब्लर आउट भी नहीं करें, देयर इज नथिंग टू ब्लर आउट इन दिस फुटेज। ये कुछ कर रहा ही नहीं है कुत्ता। ही इज वैगिंग हिज टेल, दैट्स द प्रॉब्लम। वी आर शोइंग इट रॉन्ग। अच्छा आयशा, क्योंकि ब्लर करने का मकसद ये है बच्चे का खून निकला, अब वो जाहिर है क्योंकि बच्चा डर गया, वो गिर गया, शायद साइकिल लगी। आपको कैसे पता बच्चों का खून निकला? हमने वीडियो में देखा है। आई डोंट थिंक सो। आपको हम दिखा देंगे एग्जैक्टली वो प्रॉब्ली मेरे सब कट्स हैं यहाँ पे। दिस इज नॉट खून। मैं बात करने का मकसद है कि आयशा, मेरे बात करने का मकसद है कि मैंने पहले भी बात की। देखिए आप, आई एम सॉरी, वी शो सो मेनी बैड थिंग्स जहाँ पे हम खून और बॉम्ब ब्लास्ट और सब दिखाते हैं। ये छोटा सा अगर लिटिल बिट ऑफ अ स्क्रैच हैपन व्हिच आई हैव एवरीवेयर, व्हाट दैट नीड्स टू बी ब्लर्ड आउट। Discussing this is so wrong. I'm sorry, just this is wrong and I am really angry because this is ridiculous कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? What are we doing? I thought मैं यहाँ पे आके keep my आयशा, हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक पर? आप देखिए कि हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की तो हमने just going to say, जब हम अथॉरिटीज के पास गए थे अभी, मैं क्योंकि टीपू आ चुके हैं आयशा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि टीपू ज्वाइन कर चुके हैं और वाई टीपू इज हियर, मैं वो मामला भी आपके सामने रख देता हूँ। टीपू, एक तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? वाई टीपू इज हियर बिकॉज टीपू के एक वीडियो ने एक मामले को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर नज़र आया, क्योंकि टीपू ने आवाज़ उठाई और आवाज़ जो उठाई वो मामला ये हुआ कि टीपू को रोना पड़ गया, टीपू की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उन कुत्तों को मारा गया जिनका टीपू ख्याल रख रहे थे और फिर टीपू अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। वो वीडियो मैं इस वक्त नहीं दिखा रहा, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास कुछ वीडियोस थी कि जिस तरह टीपू ने एक बात की कि शायद हुकूमत सिर्फ एक काम ही ठीक कर रही है और वो है इन कुत्तों को मारना। तो उन्होंने लिखा गुड जॉब्स इन गवर्नमेंट। टीपू, थोड़ा सा आप शेयर करें व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि आयशा जिस तरह बात करें कि बहुत से ऐसे कुत्ते कराची में जिनके गले में बैंड था, उनको भी इस वीकेंड पर मारा गया, ये भी उसी वक्त हमने देखा। देखें, आयशा तो माशाल्लाह से ये काम कर रही हैं और इन्होंने जो तकलीफ़ें देखी हैं उसका मुकाबला शायद मैं नहीं कर सकता। बस होता ही है कि आप किसी चीज़ पे अपना टाइम लगाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके मुताबिक उन्हें ठीक भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माशरे में एक्सेप्टेबल हो जाए, काबिल कबूल हो जाए। हालांकि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दें तो भी जो कोर्स ऑफ नेचर होता है उसके तहत वो खुद ही एक दूसरे को ख़त्म करते रहते हैं और उनकी आबादी नेचुरली कंट्रोल्ड होती है, वरना इंसानों से ज़्यादा कुत्ते होते हैं क्योंकि वो साल में 4 बार बच्चे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको बड़ी क्लियरली पता समझ आ गई होगी। मैं जब उस दिन वहाँ गया तो मुझे ये पता चला था कि डायरेक्टिव्स मिले हैं कि मारना है। ओके, केएमसी को। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, टीपू शरीफ अगर किसी का कत्ल करता है तो आप टीपू शरीफ को फांसी पर लटकाएंगे या सारे मर्दों को मार देंगे दुनिया के? Of course, just टीपू। ऐसी बात है ना? ठीक है, अब अगर आप किसी रेपिस्ट को सज़ा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप सारे मर्दों को मार देंगे क्योंकि वो पोटेंशियली सब रेपिस्ट हैं? No, not at all। आप खौफ के मुताबिक तो नहीं किसी चीज़ को मार सकते। मुझे बहुत सारे लोगों से अपने मोहल्ले में डर लगता है तो मैं उन सबको जेल में बंद करा दूँ, ये शायद मुझे मार दें, नहीं ना। इतनी सी बात करूँगा। अब वाक़े पे आ जाते हैं। वाक़या ये हुआ सर कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे पीछे से कॉल आ रही थी। मुझे उस दिन काम से जाना था, मेरा शो था रात को। मैं गाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, आपको पता है इस बात का। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के मैंने कॉल रिसीव की तो उस शो से 3 घंटे पहले मुझे ये फ़ोन आया कि तुम्हारे एरिया में पॉइजनिंग हो रही है। पॉइजनिंग एक जनरल टर्म है जो अक्सर होती रहती है। ठीक, मतलब KMC या DMC या CBC हमें कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और पीछे वो ये कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल, कई बार। और फिर जब आप उनके पास जाके बैठते हैं तो वो ऐसे भी मजाक करते हैं कि ऐसा करते हैं, मारते नहीं है, चाइना भेज देते हैं।
मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कह सकता हूँ कि इस तरह के जोक करते हैं, तो जब आप ऐसे अफसरान के सामने आप बैठेंगे तो सीरियसनेस क्या होगी मामले की। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते नहीं पसंद करते तो आप उनसे प्यार करना सीखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद है तो आप उसे बर्दाश्त करना सीखें। और अगर वो ख़तरनाक है तो सबसे पहले मैं मारूंगा उसे, अगर वो काटेगा सबसे पहले मैं उसका इलाज कराऊंगा या मारूंगा या उसे कहीं और भिजवा दूंगा। लेकिन बिला वजह बिला जवाज़ आप किसी चीज़ को कैसे कत्ल कर सकते हैं। मैं वहाँ पार्क पे पहुँचा, मुझे दूर से ही जब मेरी गाड़ी पार्क के पास पहुँच रही थी तो मुझे नज़र आ गया कि बाहर एक बॉडी पड़ी हुई है। मेरे जहन में जो अपने कुत्ते आ रहे थे मैं उतर के भागा। मैं असल में बहुत सालों से अपने पूरे एरिया में खाना डालता हूँ कुत्ते बिल्लियों को, विच इज़ फ्रॉम 2 तलवार टू बारबेक्यू टुनाइट टू मोहाटा पैलेस, क्लिफ्टन ब्लॉक 5। सही है, 10-12 साल हो गए करते हुए। रोज़ जाती है रात को गाड़ी, रात को 2 बजे डालता हूँ ताकि मोहल्ले वाले डिस्टर्ब ना हो। ठीक, वहाँ पहुँचा, उतरा, सबसे पहले मैंने टोनी को डिस्कवर किया, बाहर मरी हुई पड़ी थी। तो वो आपने देख ही ली होगी वीडियो, मुझे वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो काफ़ी ओवरप्ले हो चुका है। वहाँ से मैं अंदर गया तो रैम्बो मरी पड़ी हुई थी, उसके पीछे थोड़ा गया तो गाड़ी के नीचे रैम्बो की माँ मरी पड़ी हुई थी। अब वो सिर्फ माँ बेटी हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो साथ ही रहते तो साथ ही उन्होंने वो खा लिया। अंदर गया, एक 2 महीने का बच्चा मरा पड़ा हुआ था, उसने भी जहर खा लिया था। इतना था वो बच्चा, वो मेरे हाथ में भी है जब मैं गाड़ी में उसको डाल रहा हूँ। तो आगे गया, चलो मैंने कहा अब ये मैंने कंप्लेंट की है, बात इतनी आगे तक चली गई कि आप लोगों ने भी इसको सीरियसली लिया और मुझे यहाँ बुलाया, आयशा को बुलाया, आपका शुक्रिया। अदरवाइज़ ये आपके पास भी और बहुत सारे मामलात हैं जो शायद इससे ज़्यादा सीरियस नौयत के होंगे, बट यू आर गिविंग इट इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स के चीज़ कहीं जा रही है। खैर, उनको मैंने उठाया, फिर मुझे एक मिला जिसने नहीं खाया था और एक मिला जो खा के तड़प रहा था। मैं उसको अब इधर से बॉडी डाल रहा हूँ, उधर से मैंने दूसरे को उठा के गाड़ी में डाला और सीधा भागा हॉस्पिटल। साथ साथ ऑब्वियसली इंसान इमोशनल हो जाता है, वरना नॉर्मली मैं इस तरह रोता नहीं हूँ। मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी बिल्लियाँ उठाई हैं सड़कों पे से, जो गाड़ियाँ ड्रंक ड्राइवर्स रोंद के चले जाते हैं, तेज़ भगाने वाले रोंद के चले जाते हैं, मोबाइल पे बात करने वाले रोंद के चले जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में उठाई हैं, हंड्रेड्स, मजाक नहीं कर रहा, हंड्रेड्स उठाई हैं, दफनाई हैं। तो ये हुआ सर, मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने 2 घंटा उसको ट्रीट किया, ड्रिप्स लगी और वो इत्तेफाक से बच गया। एक हम समझे कि यार बात शायद ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे घर खाना डालते हैं और बच्चे जानवरों से खेलते हैं, बड़ा टॉलरेंट मोहल्ला है। तो वहाँ पर किसी ने, एक शख्स ने जो वहाँ वॉक करती थी किसी पार्क में, उन्होंने जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन आ रही है कंप्लेंट की है, और वो कंप्लेंट जो है वो किसी KMC DMC के ग्रुप में थी, उनके अपने असर व रसूख हैं, ताल्लुकात हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं काफ़ी करीब हूँ। तो उन्होंने ये कंप्लेंट की, जिसकी वजह से वो लोग रात को आते हैं, 3-4 लोग शलवार कमीज़ में बाइक पे इनकॉग्निटो आते हैं, यानी कोई पहचान नहीं सकता कि कौन है, बताते नहीं है हम कौन है। लेकिन सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट, लेकिन फुटेज और पिक्चर्स और वीडियोस हमारे पास है, इसलिए हमारे ACF सोशल मीडिया पे सब एविडेंस आता है कि हु इज़ डूइंग दिस और क्या क्या होता है। और आयशा, जिस तरह टीपू तो बात सिर्फ ब्लॉक 5 की कर रहे हैं, ऐसे ही मनाजिर हमें और जगहों पर भी नजर आ रहे हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, ये पूरा वीकेंड जो लंबा वीकेंड गुजरा था, ये सब इन मोहल्लों में हुआ था। ऑल ऑफ दीज डॉग्स आर वैक्सीनेटेड, हेल्थी, सेफ। ये लोगों के स्ट्रीट पेट्स है, यही ACF भी इनकरेज करते हैं कि हम स्ट्रीट पेट्स रखें, ये अल्लाह की क्रीचर्स है। व्हाई आर वी डूइंग दिस? अब यहाँ पे तो चलें, ये है, मुझे लोग कह देते हैं कि जी ओवर एक्टिंग कर रहा था, मुझे लोग कह देते हैं कि बर्गर है या जो भी है कह लेते हैं। बात ये है कि मैं बर्गर हूँ या मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, आपकी बर्दाश्त कहाँ है? मैं ऐसे इलाकों को भी जानता हूँ कराची के, जहाँ पर बच्चे ख़ास तौर पे 5-6 निकलते हैं और डंडों से कुत्तों को मारते हैं वहाँ से भगाने को। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नाज़माबाद के एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं गार्डन के एरिया की बात कर रहा हूँ। इंटरप्ट ओवर हियर फॉर अ मोमेंट। हमको कॉल्स मिलती है फ्रॉम ऑल ओवर कराची अबाउट रेस्क्यूज़। जो हमारे 99% ऑफ रेस्क्यूज़ होते हैं, हमने हज़ारों एनिमल्स को रेस्क्यू किया इन द लास्ट 7.5 years। जो कॉल्स आती है सब अब्यूज़ केसेस होते हैं। जैसे टीपू ने बोला है, लोग उन पे गाड़ी चलाए गए, लोग उन पे तेज़ाब फेंके गए, लोग बिल्ली की का कान काटे गए, दुम काटे गए पपी की, पॉइजन करे गए पपी को। दीज आर द काइंड, बच्चे पत्थर फेंके गए कुत्ते के सर पे। तो अगर ये सब एनिमल्स के साथ हो रहा है, व्हाट आर वी डूइंग? और हम क्या सिखा रहे हैं? और व्हाट टू टॉक अबाउट KMC,
ये तो हम खुद ऐसे कर रहे हैं। जी प्लीज़ टीपू। सर पिछले 20 दिनों में मैंने एक कुत्ता उठाया जिसका सर खुला हुआ था, एक कुत्ता उठाया जिसके स्पाइन के ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, एक कुत्ता उठाया जिसका मुंह ऐसे फट गया था यूं करके लटका हुआ है। ये नॉर्मल रियलिटी है। ये डेली हम लोग इससे गुजर रहे होते हैं। ये हादसात हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। टीपू ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं उस चीज़ पे जो मैं 2 मिनट की ये बात करना चाहूँगा, ख़तरे पे। जो लोगों को ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि लोगों को ख़तरा महसूस होता है। और हमें एज पाकिस्तानीज़, एज ह्यूमन बींग्स, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि लोग कुत्ते के भौंकने और वो दांतों से डरते हैं। ठीक है, क्लॉज वगैरह से किया गया है। डरते हैं। इट इज़ मतलब एक नेचुरल है, एक स्केरी लुकिंग जानवर है। ठीक है, इट्स नॉट नेचुरल। हमारे यहाँ बचपन से ये बताया जाता है कुत्ते से दूर रहना काटेगा। कभी ये नहीं बताया जाता कि कुत्ता बहुत अच्छा जानवर है, प्यार करेगा। मुझे भी ये बताया, आपको भी शायद ये बताया होगा, आयशा का मुझे नहीं पता। नापाक है, कोई बेसिस नहीं है इस बात की, सिर्फ कहा जाता है, कहीं पे कोई बेसिस नहीं है इसकी। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर रिलीजियस टॉपिक टच कर रहा हूँ, सिर्फ टच करूँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कंट्रोवर्शियल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ना मैं कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ। कुरान शरीफ में सूरह कहफ का जिक्र है, बिल्कुल है, पूरा किस्सा है असहाब कहफ का। असहाब कहफ अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन लोगों में से थे। 3 थे, 5 थे या 7 थे, और उनके साथ उनका कुत्ता था। अगर वो पसंदीदा तरीन लोग थे तो फिर उनके साथ कुत्ता कैसे अलाउ किया अल्लाह ताला ने, अगर वो नापाक जानवर था? नहीं हो सकता ना। अगर आपको अल्लाह ताला पसंद करता है, आयशा को पसंद करता है, तो वो ऐसी चीज़ तो नहीं चाहेगा, या उन्हें गाइड कर देगा कि यार इससे दूर रहो। जैसे हमें क्लियरली बताया गया कि पिग्स नहीं खाने आपने, तो पिग्स नहीं खाने, कोई और चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। डरें, ज़रूर डरें, लेकिन डरना आपको ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप किसी चीज़ जिससे डरें उस पर जुल्म करें। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कल रात को भी मैंने 4 दफनाए हैं, मैंने वो वीडियो नहीं डाली। उसके अलावा कल रात को सर चौथे दिन 4 रातों से वो लोग आ रहे हैं, पॉइजन कर रहे हैं, के बाद भी रुके नहीं उसके बाद भी नहीं रुके हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि डीएमसी करा रही है। अच्छा, बावजूद इसके कि क्लैरिटी नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि करना है या नहीं करना है। चौथा दिन है दफनाए, प्रेग्नेंट भी एक मैंने फीमेल दफनाई है। मैंने हालांकि 90% कुत्ते अपनी जेब से न्यूटर और स्प्रे कराए हैं, ऑपरेट करवाए हैं, कि ताकि वो बच्चे ना दें। पिछले साल रमज़ान में रेबीज़ फ्री पाकिस्तान के साथ दोपहर में खड़े होकर रोज़े में मैंने न्यूट्रिंग स्प्रेइंग करवाई है अपने एरिया के सारे कुत्तों की। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है, इस तरह करके। फिर भी ये हो रहा है, तो भाई करें क्या? हमने लिटरली, हम एक एनजीओ है, लोग मुझ पे हंसते हैं that we are doing all of this work जो हम करते हैं, जो भी अवेयरनेस मैंने एनिमल्स के बारे में स्प्रेड करने की कोशिश की है। हम बहुत लिमिटेड फंडिंग हमारे पास आती है, हमने सब फंडिंग इस्तेमाल की है टू न्यूटर एंड टू वैक्सीनेट हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स। उन सबको मारा गया था। हम जो भी, दिस इज़ अ यूनिवर्सल, ये वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं कि पॉइजनिंग और शूटिंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता। न्यूटर एंड वैक्सीनेट इज द। तो अगर सबको ये पता है तो फिर क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली। ठीक है, जब मुझे फिर भी लगता है आयशा कि अवेयरनेस के बस एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ मैं आयशा प्लीज़ आपसे, क्योंकि आप अवेयरनेस से बहुत काम कर रही हैं कोविड के इस माहौल में, और स्टिल जब हम देख रहे हैं कि टीपू भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि चौथा दिन है उन्होंने ऐसे उठाए हैं उनको और दफनाया उनको बिल्कुल एक ग्रुप में। तो आप इस अवेयरनेस के लिए इस वक्त क्या कर रही हैं? क्योंकि स्टिल आई थिंक अवेयरनेस की ज़रूरत तो फिर है। Awareness, this is one thing that you have us on your show. I think it's wonderful कि आपने हमको इतना टाइम दिया to talk about this. More people need to come forward. They need to talk about this. हमको बात करनी है, हमको प्लेटफॉर्म दे कि we can talk about this. हम मैसेज को रीच करें। जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप गलत फेक न्यूज़ नहीं लगाए। वेरीफाई, क्लैरिफाई विद एनिमल एक्सपर्ट्स कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। चीज़ों को वायरल नहीं करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग देम वायरल। ये आप इनोसेंट एनिमल्स की लाइव्स आप ले रहे हैं बाय मेकिंग स्टूपिड थिंग्स वायरल, वो जो सच भी नहीं है। ठीक, दिस इज रॉन्ग एंड नाउ इट्स टाइम वी ये तमाशा बना है, यू नो। एंड वी लास्ट चीज़, मेरी 3 डिग्रीज है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हूँ। आई एम नॉट मैड कि मैं एनिमल्स के साथ काम कर रही हूँ। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई एम अ ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपिस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, मैंने सब कुछ को सैक्रिफाइस किया है टू रेज माई वॉइस। आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। इट इज़ रॉन्ग कि हम वी मेक लिविंग बीइंग्स सफ़र
for no reason, just because of our own ego. ये ego की बात है, and this is about being selfish. और हम मुसलमान नहीं हैं unless we take care of all of all of Allah's creatures. True. Tipu, we have just 30 seconds if you want to add something. सर 22 साल मीडिया में, IBA से MBA किया हुआ, पागल तो मैं भी नहीं हूँ कि ये चीज़ें कर रहा हूँ. हम जाहिर है कि अकल वाले लोग हैं, हम भी एक चीज़ देखते हैं कि उसकी तकलीफ़ ना हो. सिर्फ एक छोटी बात कहूँगा कि आप अगर स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, तो इन द लॉन्ग रन पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी. मारने से पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होती, सिर्फ वायलेंस बढ़ता है माशरे में और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. साल में अगर 12 बच्चे देती है एक बिच, तो वो नहीं देगी बच्चे. अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा, वो खुद अपनी नेचुरल ज़िंदगी गुजार लेगी और मर जाएगी. आपको नहीं मारना पड़ेगा उसे. मत गुनाह कमाएं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच टीपू, थैंक यू वेरी मच आयशा, आप दोनों साथ थैंक यू वेरी मच. और इस अहम इशू पर आपने बात की, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स बिकॉज ऑफ यू टू कि हमें टॉपिक पर ज़्यादा बात कर पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत काम करें और आपके उस वीडियो की वजह से हम सब को कहना चाहिए कि उस वीडियो ने झंझोड़ा हमें कि व्हाट आर वी डूइंग एंड वेयर आर वी हेडिंग टू. एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच. वक्त हो गया ख़त्म. आपसे मुलाकात करेंगे कल. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.